पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी 1D वाले पार्ट को डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक पर देखते हैं। पहला सवाल, इसमें आपसे बोला जा रहा है कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी चलती है। आपको बताना है, एक्सेलरेशन भी आपको वैल्यू दी गई है। सवाल बोला जा रहा है डिस्टेंस बॉडी कितना चलती है 5th सेकंड में। तो 5th सेकंड में कितना चलेगी, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, S इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये हमारे पास, इसको मैं nth करके लिख देता हूँ। एस nth का जो फॉर्मूला होता है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन होता है। सारी वैल्यूज आपको दी गई है, टाइम पास सवाल था ये, इजी क्वेश्चन है ये। आप ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 दी गई है। एन की वैल्यू आपको पता है कितना है 5th सेकंड, मतलब यहाँ पर आपको 5 पुट कर देना है। सॉल्व करोगे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया ये आ गया 10 माइनस 1, ये हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 4, आंसर 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आसान सवाल था ये। इसमें भी काइंड ऑफ वैसे ही सवाल है, बोल रहा है कि इसमें 4th और 3rd सेकंड का रेशियो आपको बताना है। तो आपको फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है। 4th सेकंड के लिए जब बात करोगे तो हमारे पास लिखा जाएगा u प्लस हाफ इंटू ए टू एन, एन की जगह पे आपको 4 रख देना होगा। और जब 3rd के लिए बात करोगे कि 3rd सेकंड में बॉडी कितना चली है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ए तो ठीक है, यहाँ पर आपने 3 रख देना है एन की जगह पर। तो u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू आपको 0 बताई गई, डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 4th और 3rd वाले के लिए आंसर इसका आता है 7/5। ये भी आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी है, उसको हम किसी एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और यहां से बॉडी यहां जमीन पर आ रही है, इसको यहां तक जो पहुंचने में इसको वक्त लगता है ये t है। तो t सेकंड में ये वाली बॉडी h लेवल नीचे आ जाती है, यहां तक बॉडी पहुंचती। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया t/2 सेकंड्स पर बॉडी कहां होगी, ये आपसे पूछा गया। क्या किया जाए, ट्राई करें, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर पूरे टाइम को मैं देखूं तो पूरा टाइम यहां से यहां तक t है। तो मैंने इसमें एक रिलेशन, तो हमें यहां से समझ में आता है कि जो टाइम की वैल्यू होती है, अगर किसी बॉडी को हम इनिशियल रफ्तार 0 से ड्रॉप करते हैं तो h लेवल नीचे आने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू जो t लिखी जाती है वो लिखा जाता है t इज इक्वल टू 2h/g। ये हमारे पास रिलेशन होता है, सही। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए t/2 पर बॉडी कहां होगी, तो मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट है जहां पर बॉडी t/2 टाइम पर होगी। अच्छा, अगर मैं इसको मान लो यहां से कितना है, तो ये मैंने मान लिया x, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना होगा, अगर पूरा h था, ये पार्ट हमारा x है, तो ये वाला पार्ट होगा h माइनस x। तो h माइनस x जो पार्ट है ये t/2 टाइम में चला हुआ पार्ट है। तो इसके लिए रिलेशन में क्या लिखूंगा, क्या लिखा जाएगा रिलेशन। तो आपको अगर टाइम पता हो, किसी बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूँ रफ्तार 0 से, तो उस बॉडी को किसी लेवल में नीचे, अगर मान लो h लेवल नीचे आना है, तो टाइम वहां पर लगता है t इक्वल टू रूट के अंदर 2h/g। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टाइम कितना है t/2, और यहाँ पे मैं हाइट की अगर बात करूं तो ये हाइट कितनी है हमारे पास h माइनस x, और g से आप डिवाइड कर देंगे, सही। आपको निकालना क्या था कि ये बॉडी कहां पर होगी, ग्राउंड से कितने हाइट पे होगी बॉडी बताना है, मतलब आपको x बताना है। तो x के लिए क्या करो, इसको कर दो डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो यहां से आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1/1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/1/2, मतलब 2 ऊपर, तो सिर्फ 2 बचा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 2 और g कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर लिखा h, नीचे लिखा है h माइनस x, सही है। डिवाइड करना आपको आता होगा, इतने क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। उम्मीद है आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन अब आपको आता होगा। स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू होगी 4 इज इक्वल टू h/h माइनस x। यहाँ से आप सॉल्व कर लें, 4h माइनस 4x इज इक्वल टू h। यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, तो वैल्यू आएगी 3h/4। तो x की वैल्यू आ गई 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, अगर कोई बैलून है, ये अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई बैलून है और 75 मीटर हाइट पे है, असेंडिंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमारे पास कोई बैलून है जो कि ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है, ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है और किसी एक लेवल मतलब 75 हाइट पर है, तो यहां से जमीन से ये 75 ऊपर, 75 मीटर्स। यहां से अगर हम एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं, कोई बॉडी को जिसका मास आपको दिया है 2 kg। अच्छा, मास
काइनेमेटिक्स में जो भी आपको दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तीनों इक्वेशन में कोई भी आप देखेंगे तो उसमें मास जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो मास से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हम सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे होते हैं, टाइम की बात कर रहे होते हैं, मास कंफ्यूज करने के लिए देता है, मास का कोई लेना देना इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मास की बात करूं तो मास को कंफ्यूज करने के लिए इसको हटाओ। यहाँ पर हम लोग देखें तो आपको ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है और बोला गया सवाल में कि जमीन तक ये जो पत्थर है या कोई बॉल है जिसका वेट आपको 2 kg दिया है, ये बॉडी यहां तक गिरने में कितना टाइम लेगी। इसमें जरूरी बात समझने वाली क्या है कि जैसे ही आपने इसको यहां से पत्थर को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने पर इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रॉप करने पर वेलोसिटी 0 नहीं, गलत बात। हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी किसी रफ्तार से जा रही होती है और उसमें से किसी पार्टिकल को अगर हम अलग करते हैं तो उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी सिस्टम के पास थी। समझे ये बात? ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर ये वाली जो बैलून है ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से जब बॉल को ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप को इनिशियल वेलोसिटी वही मिलेगी जो इस वाले सिस्टम के पास थी, मतलब 10 मीटर्स अपवर्ड। तो ये वेलोसिटी इसके पास होगी इनिशियली। उसके बाद ये वाली बॉडी अब क्या होगा, अब इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको स्टडी करो। तो ये वाली बॉडी अगर किसी हाइट पे है, जो कि हाइट हमारे पास 75 है, यहां से इस ब्लॉक को अगर हम बॉल को यहां से छोड़ेंगे तो ये वाली बॉडी कुछ हाइट तक ऊपर जाएगी, उसके बाद जमीन पर आकर के गिरेगी। ये सिचुएशन हमारे पास बनने वाली। अगर आपसे बोला जाए कि यहां से यहां तक में टाइम कितना होगा, तो यहां से यहां तक टाइम निकालना बहुत आसान बात। क्या करना होता है, आपको यहां पर रिलेशन लिखना होता है ए से लेकर के बी तक। तो ए पर बॉडी थी, यहां से घूमते हुए बी तक पहुंच गई, तो हम डायरेक्टली ए से बी तक इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि ए से बी में जो हमारा एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वाला, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है। इक्वेशन लिखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, आपकी मर्जी, जिसको चाहो प्लस मानो, जिसको चाहो माइनस मानो। मैंने ऊपर को प्लस लिखा, नीचे को मैंने माइनस लिखा। तो इनिशियल वेलोसिटी जब आप लिखेंगे तो आप +10 लिखेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी की वजह से है, तो ग्रेविटी की वजह से वैल्यू 10 है, लेकिन नीचे होने की वजह से हम माइनस लगा देंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस साइन के साथ 10। अच्छा, और आपको क्या पता है, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? तो इनिशियली बॉडी यहां पर है और फाइनली बॉडी यहां पर है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं ए टू बी, तो ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा बिल्डिंग की हाइट की तरह समझे कि ये हमारे पास जो हाइट होगी 75, तो ये 75 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप 75 है। अच्छा, 75 प्लस में लिखोगे माइनस में लिखोगे? प्लस में लिखोगे माइनस में लिखोगे? माइनस साइन के साथ, क्योंकि इनिशियली बॉडी है और फाइनली बॉडी यहां पर है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे की तरफ, नीचे को हम माइनस लिखते हैं, तो यहां पर आप माइनस लगा दें। सवाल में आपसे टाइम पूछा गया है, बताओ कौन सा रिलेशन लगेगा। यू आपको पता है, ए पता है, एस पता है, आपको टी निकालना है, तो ये चारों बातें कौन सा रिलेशन में पाई जाती, तो ये आप जानते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस रिलेशन में हमें ये रखना होगा, रख दें आप, -75 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10 रख दें, टाइम की वैल्यू आप निकालना है इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको सॉल्व करना होगा, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये लिखा है -75 इज इक्वल टू 10t माइनस ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। अब मैं इसको अगर 5 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। अब मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो ये हो गया टी स्क्वायर, इसको भी यहाँ भेज दो, तो ये हो गया -2t, ये तो इधर था ही, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, टी स्क्वायर -2t -15। इस अगर क्वाड्रेटिक हमारे पास होती है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो टाइम की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4a इंटू सी की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन 2 इंटू ए। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, यहां से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये हो गया हमारे पास 15 और 4 मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास हो गया 60 प्लस में, और ये हो गया 4 64 का रूट लोगे तो यहाँ से आएगा 8 इसको जब सॉल्व करोगे ये प्लस में 2 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10/2 मतलब 5। तो एक वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, दूसरी वैल्यू -3 आएगी। आई थिंक इतना आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। कैलकुलेशन कर लेना, तो आपके पास टी की वैल्यू आ रही 5 और -3, कौन सा लेना होगा। तो टाइम की वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगी, टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो टी की वैल्यू में 5 ले लेना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस सवाल में जो भी कहानी बताई गई इसमें इंपॉर्टेंट बात बस ये थी कि जब भी हम किसी चलती हुई बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी इस सिस्टम के पास थी। तो अगर ये चल रहा था 10 से तो इसका मतलब है इस बॉल के पास या इस स्टोन के पास जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो 10 होगी। ये बस ध्यान की बात, जरूरी बात थी। बाकी उसके बाद वाले कैलकुलेशन आप आई थिंक जानते होंगे अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा। अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो हर एक सवाल अपने आप में कुछ आपको सिखा के जाएगा। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अगर एक बार आपने खुद से ट्राई कर लिए और उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया और उसके आपने सोल्यूशन देख लिया तो आपको लगभग हर तरह की चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी उस चैप्टर की। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक वाटर ड्रॉप है जो कि रेगुलर टाइम इंटरवल में यहाँ से गिरती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक यहाँ से मान लो टैप है, यहाँ से अगर हमारे पास ड्रॉप्स गिर रही है तो अगर ड्रॉप गिर रही है इसका मतलब इनिशियली इसके पास कोई रफ्तार नहीं है। सवाल में बोला जा रहा है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट द रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से बस गिर रही है ड्रॉप्स, तो ड्रॉप अगर गिरेगी यहाँ से चलती हुई जा रही है, यहाँ पर ये जमीन है, ये ग्राउंड है जो कि 5 मीटर हाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो ग्राउंड से और यहाँ से टैप जो है यहाँ से इनके बीच का जो गैप है वो 5 मीटर है। जब थर्ड ड्रॉप यहां से छोड़ती है तो पहली वाली जो ड्रॉप है वो जमीन पे पहुंच जाती है। इसका मतलब सेकंड वाली जो होगी वो यहाँ कहीं होगी। तो जब थर्ड आपने छोड़ी तो थर्ड यहां से निकल रही है, सेकंड वाली जो उससे पहले निकल चुकी थी फर्स्ट वाली यहाँ पहुंच चुकी है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन के आएगी। ठीक है, तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि जो सेकंड ड्रॉप है उसकी लोकेशन क्या होगी, वो जमीन से कितना ऊपर है। इसमें बोला गया रेगुलर टाइम इंटरवल में छोड़ते हैं। इसका मतलब जब फर्स्ट वाली गिरी होगी तो उसके बाद मान लो कुछ टाइम गुजरने के बाद ये वाली गिरी, उतने टाइम गुजरने के बाद अगली वाली भी गिरेगी। तो इन दोनों के बीच में टाइम जो होने वाला है वो सेम होगा। इनके बीच का जो टाइम होगा अगर टी है तो ऑब्वियसली यहां से थर्ड और सेकंड के बीच में भी टाइम हमारा टी होने वाला है। आई थिंक यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल में पूछा गया कि कितनी हाइट पर हमको इसकी हाइट बतानी। तो सवाल को समझो, हम अगर सिर्फ फर्स्ट वाले पे फोकस करें तो फर्स्ट वाली ड्रॉप यहां से गिरी, टी टाइम में वो यहां आएगी। सिर्फ फर्स्ट वाले को देखो जो यहां पहुंची हुई है, उसके मोशन को अगर मैं सिर्फ देखूं तो फर्स्ट वाली ड्रॉप यहां पर थी, टी सेकंड गुजरने के बाद वो यहां आएगी, फिर और टी सेकंड गुजरने के बाद वो यहां पहुंची होगी। तो इसका मतलब इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप को सोचेंगे। फर्स्ट ड्रॉप पे फोकस करो। तो फर्स्ट ड्रॉप हमारी जो थी वो t इज इक्वल टू 0 पर यहां से निकलना शुरू हुई, यहां से निकली थी, फिर t सेकंड गुजरने के बाद वो यहां पर पहुंची होगी t सेकंड्स के बाद, और फिर ये वाली जो ड्रॉप है वो t और सेकंड गुजर गया मतलब t इज इक्वल टू 2t टाइम पर ये वाली यहां पे हो जाएगी। तो फर्स्ट ड्रॉप के मोशन को ऐसा देखेंगे। तो इसका मतलब यहां से कुछ t टाइम के बाद जहां पर ये हमारी बॉल पहुंची होगी फर्स्ट वाली, वही हमारी लोकेशन है सेकंड बॉल की। ये समझ आती है बात? मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट वाले फोकस करो। फर्स्ट वाली ड्रॉप पहले यहाँ थी ना, टी टाइम गुजरने के बाद वो यहाँ पहुंची होगी, फिर टी टाइम और गुजरा होगा यहाँ पहुंची होगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ड्रॉप टी टाइम पर जहां होगी वही एक्चुअल में सेकंड ड्रॉप की लोकेशन है। बस यही आपको समझना था। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन आप सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा हो, क्या लिखा जाए इक्वेशन? इनिशियल बॉडी की रफ्तार हमारे पास 0 है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, पहले तो आप यहां से यहां तक लिख लें। अगर मैं यहां से क्या निकालना, क्या कहां पर बॉडी है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से जो डिस्टेंस हमारे पास है वो x मान लेता हूं मैं, और जो पूरी डिस्टेंस हमारे पास है ये वाली 5 मीटर है पूरी। तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं, इसको नाम दिया मैंने a पॉइंट, ये नाम दिया b पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया c पॉइंट। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं a से लेकर के c तक, पहले a टू c इक्वेशन लिखो। तो a टू c इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लिखे? टाइम की बात करना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो हमें इक्वेशन यूज करना चाहिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू है 5 मीटर, u की वैल्यू तो 0 है। यहाँ पर आपने g की वैल्यू में g ही रख दे रहा हूँ। हम नीचे की डायरेक्शन को ही प्लस कंसीडर कर ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे किधर भी प्लस आप मान लो। तो नीचे मैंने प्लस मान लिया, तो एक g को मैंने प्लस में लिख दिया, और टाइम को मैंने यहाँ से तक जो टाइम है वो हमारा 2t टाइम मैंने लिख दिया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट रिलेशन लिखूंगा a से लेकर के b तक। a टू b हमने रिलेशन लिखा, हम x फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से a टू b में डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। सेम इक्वेशन लिख रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो s की जगह पे मैं लिखा x, नीचे की तरफ x लिखा।
यूटी वैल्यू 0 हो गई, उसको मैंने नहीं लिख रहा हूं। हाफ इंटू ए मतलब जी, और टाइम यहां से कितना है, सिंपल टी टाइम है यहां से आता, तो टाइम मैंने टी लिखा, ऐसा लिख दिया। अब इनको कर दिया जाए डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 5/x इज इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 4 है, बाकी सब कुछ डिवाइड करते ही खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमने पता लगाया कि x की वैल्यू आ रही है 5/4 मतलब 1.25। तो 1.25 हमारे पास है ये वाला गैप। सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल ने पूछा है कि ग्राउंड से कितना होगा, हमने निकाला यहां से 1.25 होगा। सवाल ने पूछा है कि जो सेकंड वाली बॉल है वो यहां से कितना ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं 5 माइनस 1.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जमीन से सेकंड वाले ड्रॉप कहां पर है, तो हमारा आंसर आ गया 3.75। देखें इसमें, ठीक है। अगला सवाल, इसमें बोला जा रहा है कोई बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इसकी रफ्तार भी आपको बताई गई है 4.9 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से मैंने इसको थ्रो कर दिया। इट स्ट्राइक द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर। तो ये यहां पर बेस है, तो यहां से इसको मैंने फेंका और ये आकर के ये पॉन्ड में नीचे आकर के गिरता है, यहां पे गिरता है। इसमें यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगता है, ये आपको टाइम भी आपको बता के दिया हुआ है, ए से बी तक, यहां से पूरा घूम करके यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 3 सेकंड से। सवाल पूछा गया है कि टावर की हाइट क्या है, जहां से मैंने इसको फेंका है इस टावर की हाइट कितनी है, मैंने इसको बोला एच। एच हमारे पास टावर की हाइट है, सही है, ठीक है। क्या किया जाए, ऑब्वियसली इक्वेशन लगानी होगी। तो आपको क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 4.9, उसके बाद आपको यहां से यहां तक का टाइम भी आपको पता है, आपको यहां से एच निकालना है। एच मतलब क्या, हम बोल सकते हैं इनिशियल से फाइनल के बीच का गैप ही तो है, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारी एक्चुअल में हाइट बनने वाली। तो मैंने क्या किया, आपने यू लिखा, यू कितना है, यू की वैल्यू है 4.9। अच्छा, मैंने आपको बोला है कि जिस तरफ चाहो प्लस मानो, जिस तरफ चाहो माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस रिकमेंडेशन ये है कि जिस तरफ बॉडी को आप इनिशियली जाते हुए देखें उस तरफ आप प्लस मान लें, बाकी आपकी मर्जी, जिस तरफ चाहो प्लस मानो, जिस तरफ चाहो माइनस मानो, आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इस बार नीचे माइनस मान के नीचे प्लस मान के देख लेते हैं, जैसे चाहो करो, कोई इशू नहीं, किधर भी प्लस मान सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इनिशियल रफ्तार अगर देखें तो 4.9, हमने ऊपर की डायरेक्शन को माइनस मान लिया है तो मैंने माइनस लगा दिया। और अगर मैं यहां से अगर टाइम की बात करूं तो टाइम की वैल्यू तो 3 सेकंड रहेगी, टाइम तो प्लस ही रहेगा ऑब्वियस है। और आपको क्या पता है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ, नीचे को मैंने प्लस बोला है, नीचे को मैंने प्लस बोला है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 10, नीचे की तरफ का मतलब प्लस। तो यहां पर रखूंगा मैं, एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे ग्रेविटी वाला 9.8। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि जी की वैल्यू 10 लेनी है तो आप 10 लेंगे, अदरवाइज आपको 9.8 लेना होता है। तो 9.8 मैंने लिया, नीचे की तरफ था इसलिए मैंने इसको प्लस में लिखा। हमारे पास रिलेशन होता है S इज इक्वल टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ए टू बी इक्वेशन लिख रहा हूं तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ लोगों को लगता है ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। इनिशियल पॉइंट यहाँ है ना और फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का गैप लेना होता है सिर्फ, इससे में कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इक्वेशन में हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यही है सिर्फ। और यहां से अगर चलना शुरू कर किया है, मैं फाइनली यहां पे हूं, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड है बिल्डिंग की हाइट मतलब टावर की हाइट के बराबर, विच इज h। और नीचे होने की वजह से मैं इसको प्लस में लिखूंगा क्योंकि नीचे को मैंने प्लस कंसिडर किया है, सही है, ठीक है। रिलेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब h रख दिया, u की वैल्यू रख दो -4.9, टाइम की वैल्यू रख दो 3 और a की वैल्यू रख देना 9.8 प्लस साइन के साथ, और यहां पर t की वैल्यू रख देना 3। सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर जहां तक मेरे को समझ आ रहा है 29.4 आता है शायद, आप चेक कर लेना एक बार। कैलकुलेशन आपको समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगेन अच्छा सवाल आ गया,
और हमने कोशिश यही की है कि लगभग हर तरह की वैरायटी हमारी कवर हो जाए, जैसे अगर आप इसको सिर्फ यही वाली अगर आप वीडियो देखते हैं तब भी आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं इसी पर्टिकुलर एक ही वीडियो देख करके। 1D मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाए। तो इसमें कोई एक जगलर, ठीक है, इसके हाथ में 4 बॉल्स हैं और ये कंटिन्यूअसली चला रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल में। ईच बॉल अटेन्स 20 मीटर हाइट। तो जब यहाँ से उसके हाथ में बॉल्स हैं, यहाँ से फेंकता है और ये 4 बॉल चलते जा रहे हैं, इसी तरह से फेंकता जा रहा है। तो यहाँ से गिरी, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इस तरह से मोशन चलता जा रहा है। एक नहीं चल रही है, सिर्फ ऐसे 4 बॉल्स चल रही हैं। तो 4 बॉल इस तरह से मोशन में हैं, लगातार अगर मोशन में होंगे। तो सवाल में आपसे कुछ बातें पूछी गई। सवाल बोला जा रहा है कि ईच बॉल अटेन्स 20 मीटर, मतलब कोई भी बॉल अगर है वो 20 मीटर तक जाएगी ही जाएगी। तो अगर कोई भी बॉल है तो 20 मीटर अगर जाएगी तो क्या आप बता सकते हो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो मैक्सिमम हाइट आपको पता लग गई 20 मीटर, और मैक्सिमम हाइट का यू से रिलेशन होता है, हाइट को लिखते हैं u²/2g। सही है, 2g। इसमें क्वेश्चन में g की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, मैं यहां लिख देता हूं टेक g = 10। तो g की वैल्यू आपने 10 ली, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। जिसका मतलब है कि जो बॉल ये फेंक रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहा है, तभी वो बॉल 20 मीटर तक ऊपर जा रही है, इस वाले रिलेशन से। यहां तक सही है, बहुत बढ़िया। तो पता लग गया कि जो बॉल यहां से हम फेंक रहे हैं उसकी रफ्तार हमारी 20। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहां से जब बॉल हम फेंकते हैं, इसमें बोला व्हेन द वन बॉल लीव हिज हैंड, जब इसके हाथ से यहां से अगर इसको मूव करा रहा है तो ये वाले हाथ से जैसे यहां से बॉल निकलती है तो आपको इसके बारे में बताना है। तो यहां से बॉल गई, यहां से बॉल यहां से चल के आ रही, एक बॉल यहां से होगी, यहां कहीं पहुंची होगी, अगली बॉल जाएगी, तीसरी बॉल जाएगी। तो हवा में अभी कितनी बॉल है? एक बॉल अगर इसके हाथ से निकल रही है तो इसका मतलब अभी 3 बॉल हमारी जो है वो हवा में है, क्योंकि टोटल 4 बॉल्स हैं। तो हवा में होंगी, तो मैंने एक यहां बनाई, एक मैंने कहीं और बना दी, एक और मैंने कहीं यहां बना दी। तो एक्चुअल में मैंने एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्यों बनाई वो देखें, समझे ध्यान से। यहां से अगर कोई बॉल हमारी चलेगी, इसमें जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा उतना ही इनके बीच का टाइम होगा, उतना ही इसके बीच का टाइम होगा, ऑब्वियसली उतना ही गैप यहां पर भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये यहां पर गिरेगी फिर इसको हाथ मार देगा, ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब हर एक बॉल के बीच का जो गैप है, जो टाइम का गैप है, वो हमारा सेम होना चाहिए। जितना यहाँ टाइम होगा उतना यहाँ लगेगा, उतना इसके बॉल के बीच में लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ पर लगना चाहिए। मैंने ये क्यों बनाया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी, यहाँ पर होगी। तो एक्चुअली में मैंने बोला कि अगर यहाँ से यहाँ जो जाएगी इसमें जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम हमारा यहाँ भी होगा। तो अगर ये वाला टाइम सेम है तो इसका मतलब है कि अगर इसको मैं टॉप मोस्ट पॉइंट बना रहा हूँ, जितना यहाँ नीचे होगी उतनी बॉल ये वाली भी नीचे होगी। सही है, तो इस तरह से हम इसकी डिजाइन बना सकते हैं। ये वाला टाइम भी टी होगा, ये वाला भी टाइम टी होगा, ये वाला टाइम टी होगा, ये वाला भी टाइम हमारा टी होगा। फिर ये वाली टी टाइम में यहाँ आएगी, जैसे यहाँ हाथ पे गिरी उसने फिर से हाथ मार दिया, फिर ये वाला ऊपर जाएगी, इस तरह से इसका मोशन चलता रहेगा। सही है यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे हाइट पूछी गई है, बताओ कि हमारे पास जो अदर जो बॉल्स हैं उनकी हाइट्स क्या होंगी। तो उनकी हाइट अब तो मिल गई आपको। तो एक तो बॉल आपको दिख रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी। तो क्या करें हम, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर एक हमारे पास बॉल होगी तो इसका मतलब है कि ये वाली हाइट हमारी 20 थी, तो इसका मतलब है एक बॉल तो हमारी 20 मीटर हाइट पे है। एक तो हो गया खत्म। ये वाली बॉल कहां पर होगी ये हमें निकालना पड़ेगा, ये वाली बॉल कहां है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये वाली बॉल यहां से मैं फेंकता हूं, यहां तक जाती है, तो यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है, मैं अगर ए टू बी सोचूं तो ये हमारे पास जो टाइम होता है ऊपर जाने का, वो टाइम की वैल्यू होती है u/g। तो यहां से यहां तक का टाइम लगता है, मैं इसको यहां से तक का टाइम को मैं t0 बोल देता हूं। तो यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम लगता है t0, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ t, क्योंकि यहां से t, यहां से भी t। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, u कितना निकाला था मैंने, u कितना निकाला था 20 आप रख दें। तो यहां से आपको t की वैल्यू मिल गई कितनी, 1। तो इसका मतलब t की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब है कि जो बॉल है वो हर 1 सेकंड पे ये फेंकता जा रहा है। तो हर 1 सेकंड पे अगर फेंकेगा तो सवाल ये बन गया कि ये वाली बॉल 1 सेकंड पर कहां होगी। तो 1 सेकंड पे कहां होगी आपको निकालना है। तो 1 सेकंड में कितना ऊपर जाएगी, रिलेशन लगा दो आप यहां से लेकर के, मैं इसका नाम रख देता हूं c। मैं रिलेशन लिखता हूं a to c। a to c में क्या रिलेशन लिखा जाएगा। इनिशियली बॉडी अगर मैं यहां से फेंक रहा हूं तो u की वैल्यू आपको पता लग गई +20, ये तो आपको पता था ही। ऊपर की डायरेक्शन को मैं प्लस कंसीडर करता हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लिख दूंगा -10। टाइम की वैल्यू यहां से यहां तक में जो टाइम है वो हमारा 1 सेकंड लग रहा है।
तो कितना मूव कर जाएगा ये निकालना है, तो हम बोलेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखोगे, x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमारा x होगा, u की वैल्यू आप रख दें, टाइम की वैल्यू भी आप रख दें, सॉल्व कर लें, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15। तो 15 ये वाली जो बॉल होगी 15 पे होगी, दूसरी वाली ये वाली बॉल भी ऑब्वियसली सिमिलरली हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टाइम जितना है वही टाइम यहाँ पर भी तो है, तो इसका मतलब है दोनों सेम लेवल पे होंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 15, 20, 15, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सवाल था ये। तो सवाल ये था कि 4 बॉल्स हैं, चारों बॉल्स में रेगुलर इंटरवल में इसको छोड़ता जा रहा है, तो अगर एक इसके हाथ से जस्ट निकलने वाली है तो इसका मतलब 3 अभी हवा में होंगे, फिर ये वाली आएगी, इस तरह से मोशन चलता रहेगा। तो इसमें जो 4 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, उन चारों बॉल में एक यहाँ अगर है, तो अगर मैं बनाऊं कि यहाँ से जो गैप होगा, यहाँ गैप होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ऑब्वियसली इसको मैं इस पूरी जर्नी को, इस पूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से तक आने में, इस पूरी जर्नी को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 4 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो सिमेट्री से पता चल रहा है कि 2 हिस्से यहाँ बनेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करना है इस पूरी जर्नी को, तो 2 हिस्से यहाँ बनेंगे, 2 हिस्से यहाँ बनेंगे, 2 हिस्से यहाँ बने, 2 हिस्से यहाँ बने। इसका मतलब एक बॉडी यहाँ, एक बॉडी यहाँ, एक बॉडी यहाँ, एक बॉडी यहाँ। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऐसा सवाल हम लोग थोड़ी देर पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर शायद डी आता है, सॉल्व कर लेना, बिल्कुल वही पुराना कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, आप ट्राई करें पहले क्या क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कोई एक रॉकेट है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन दिया है वो 2g है। तो रॉकेट यहाँ पर है, जमीन पर रखा हुआ था, ये ऊपर एक्सेलरेट करता है, इसका एक्सेलरेशन 2g है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करते हुए भागते हुए, इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ने का रेट 2g आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला रॉकेट ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन होगा तो इस बॉडी की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो बॉडी की रफ्तार बढ़ते बढ़ते इसकी रफ्तार हो गई v कुछ टाइम के बाद, मैंने टाइम लिखा t, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको t टाइम लग गया। तो t टाइम में ये वाली बॉडी यहां तक पहुंच जाती। अच्छा, अब यहां पर जब बॉडी पहुंचेगी, अगर यहां पर इसका इंजन जो है वो स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ होते ही क्या तुरंत गिर जाएगा नीचे? नहीं, क्योंकि यहां से बॉडी अगर ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो इसकी रफ्तार बढ़ते 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 अच्छी खासी रफ्तार भी अचीव कर लेगा। तो अगर इसके बाद अच्छी खासी रफ्तार आ जाएगी तो ये इसका इंजन बंद हो गया। तो इंजन बंद हो गया तो एक सिंपल बॉल की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। अगर सिंपल बॉल है और यहां से आपने फेंका, तो यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो कोई एक बॉल हो जिसके पास कुछ वेलोसिटी हो, यहाँ पर हो, तो ये बॉडी का डायरेक्टली नीचे आएगी? नहीं, पहले इस वेलोसिटी की वजह से बॉडी पहले ऊपर उठेगी, फिर उसके बाद बॉडी नीचे आकर के जमीन पर गिरेगी। तो काम की बात क्या थी, जब यहां से चलते हुए जब यहाँ पर इसका इंजन पे, जब इसका इंजन स्विच ऑफ होगा तो वहां से इसकी रफ्तार जीरो नहीं होगी, ऑब्वियसली कुछ, जब यहाँ तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली कुछ रफ्तार गेन कर चुका होगा। तो अभी ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद फिर बॉडी नीचे आकर गिरेगी। यहां से लेकर के यहाँ तक का जो मोशन है वो सिंपल एक बॉल की तरह होगा, जैसे स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसको आप मोशन में ग्रेविटी अगर कराएंगे तो वो बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर जाएगी पहले, उसके बाद बॉडी आगे नीचे गिरेगी। तो यहां से लेकर के सिंपल एक बॉल वाला केस बन गया। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, तो पहले या तो यहां से यहां तक गैप निकालो कि ये कितना है, और यहां से निकालो कि इंजन बंद हो गया तो इंजन बंद होने के बाद ये कितना ऊपर गया होगा। तो आपको इस सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला आप देखेंगे ए से लेकर के बी तक, फिर दूसरा आप देखेंगे बी से लेकर के सी तक। क्या हम डायरेक्टली ए से सी पढ़ सकते हैं? नहीं, ए से सी अगर आप पढ़ने जाओगे तो इस रीजन में बॉडी के पास एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2g। जब बॉडी यहां से स्विच ऑफ हो गया इसका इंजन, तो उसके बाद जो बॉडी ऊपर जा रही है उसमें ग्रेविटी की वजह, ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है। तो ये रीजन अलग है और ये रीजन अलग है, दोनों हमें अलग अलग स्टडी करना होगा। तो पहले मैं ए से बी को समझता हूँ, ए टू बी में आ जाऊँ। अगर मैं ए टू बी बात करूं तो क्या हम बता सकते हैं कि ये वाली बॉडी कितना ऊपर गई होगी? इसको मैंने लिख दिया h1 मैंने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान लिया, नीचे की डायरेक्शन को मैंने माइनस लिखा। तो
तो अगर यहां से बॉडी चलते हुए यहां तक पहुंचेगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, लिखो ए टू बी, तो इसमें इनिशियली बॉडी की रफ्तार 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बॉडी के पास ऊपर की तरफ है, वो इंजन के पावर की वजह से बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इसका एक्सेलरेशन 2g है, मैंने प्लस में लिखा क्योंकि ऊपर को मैंने प्लस कंसीडर किया हुआ है। और टाइम की अगर बात करो तो टाइम तो t सेकंड है, तो बॉडी कितना ऊपर चली जाएगी, हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि आपको टाइम पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू हो जाएगी h, जितना बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हुई है। ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप रखोगे 2g और टाइम की वैल्यू तो t रखोगे, सॉल्व करके वैल्यू आ गई gt स्क्वायर, तो gt स्क्वायर बॉडी, इतना बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो गई होगी। सही है, ठीक है। मैं g की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, डेटा जो आपको क्वेश्चन इसका आंसर जो दिया हुआ था वो g के फॉर्मेट में ही है, इसीलिए मैं g की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, g को आप g ही रहने दें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है कि यहां से बॉडी और कितना ऊपर मूव की होगी, ये भी हमें निकालना है। तो इस बार हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी B से लेकर के C तक, तो B to C अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो B to C में सॉल्व करने के लिए पहले आप ये V तो बताओ कि V कितना है, तो V हमें मिलेगा यहाँ वाले रिलेशन से। मैं A to B अगर इक्वेशन लिख रहा हूँ, हम यहाँ की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हम रिलेशन लिखेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V है B पॉइंट की रफ्तार, ये हमें मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू g है और टाइम t लगा है, तो हम v की वैल्यू बोल सकते हैं g इंटू टी। तो g इंटू टी हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं b टू c अब रिलेशन की बात करूंगा तो हम बता सकते हैं यहां पर हाइट कितनी होगी। तो वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है कि अगर किसी बॉडी को हम किसी रफ्तार से फेंकते हैं तो मैक्सिमम कितना हाइट अचीव करेगी, ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी में कितनी बॉडी अचीव करेगी, तो वाला आप रिलेशन भी लगा सकते हो, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, समझो कि एक बॉल है, बॉल को किसी वेलोसिटी फेंका तो बॉडी कितना ऊपर तक जाएगी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम अगर यहां से यहां तक मैं लिखता हूं मैं h2, तो h2 हमारे पास यहाँ की हाइट हो जाएगी। तो हाइट का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं u स्क्वायर अपॉन 2g, जो भी आपको पता है। तो आप u स्क्वायर मतलब इनिशियल वाले की रफ्तार कितनी है, u स्क्वायर मतलब रफ्तार है g, तो g का स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हमारे पास रिलेशन यहां से आ जाता है। एक सेकंड, तो हम लोग इसके बाद अगर बात करें कि यहां से यहां तक का गैप कितना होगा, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि यहाँ के पहले हमें वेलोसिटी तो पता हो, तो फिर हम इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ की वेलोसिटी कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें ए से बी में ही रिलेशन लिखना होगा, ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो इसमें मैं रिलेशन लगाऊंगा ए से बी में ही, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की वैल्यू कितनी है 0, और एक्सेलरेशन हमारा ए से बी में ऊपर की तरफ 2g है, तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर 2g रख दें। टाइम की वैल्यू t है, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है 2gt, ये हमारे पास v आ गया। अच्छा, अगर आपको v की वैल्यू पता लग गई, मतलब यहाँ की रफ्तार पता है, तो यहाँ से बॉडी कितना ऊपर जाएगी, इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और वो मोशन में ग्रेविटी ही है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी वहां लग रही है, तो वो बॉडी कितना ऊपर तक जाती है, ये बात आपको पता होती है। तो मैं अगर बात करूं ये h2 कितना होगा, तो h2 को बोलोगे u स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो u की वैल्यू कितनी, u मतलब जो यहाँ की वेलोसिटी, जहां से मैंने इसको थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया है मोशन में ग्रेविटी में, तो यहाँ पर की वेलोसिटी हमारी u हो जाएगी। तो u की वैल्यू आपने यहाँ देखी, ये वैल्यू हमारे पास लिखी है 2gt, उसका स्क्वायर कर लो अपॉन 2g, डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सॉल्व करके एक 2 खत्म हो जाएगा, तो एक 2 बचेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर, ये हमारे पास h2 हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल आंसर लिखा जाएगा h1 प्लस h2। तो h1 की वैल्यू हमारे पास है gt स्क्वायर और h2 की वैल्यू है 2gt स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3gt स्क्वायर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, लिख लें इतना। अगेन ये सवाल आपका सीधा हम लोग इस तरह की बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉल होती, मैंने यहाँ से इसको थ्रो किया, ये वाली बॉडी ऊपर जाती है, वापस आकर के जमीन पे गिरती। अगर ये सिचुएशन है और किसी पर्टिकुलर हाइट पे अगर 2 बार होती, अगर ये वाला टाइम कुछ दिया हुआ है और यहाँ का टाइम आपको कुछ दिया हुआ है t2, वैल्यूज आपको गिवन है, वैसे ये वाला 4 सेकंड और ये वाला 8 आपको दिया हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर हाइट पर बॉडी 2 बार है, t=4 पर t=8 पे। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो इसका सीधा रिलेशन आपको पता होता है t1 + t2, ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। वैल्यू क्या हो गई, तो ये हो जाएगा 4 + 8 मतलब 12। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ तक की टाइम बात करूँ तो ये हमारा टाइम है 8 सेकंड, मतलब ये अगर मैं लिखता हूँ t=0, तो ये t=0 से यहाँ टाइम गुजरते गुजरते यहाँ तक अगर आप पहुंचते हो तो ये 8 सेकंड्स गुजर रहे हैं यहाँ तक पहुंचने में। तो यहाँ तक जाने का टाइम 8 सेकंड्स है, तो ये हमारा टाइम हो गया 8 सेकंड्स। यहां से यहां जाने का टाइम अगर 4 है तो ऑब्वियसली उस लेवल से यहां तक आने का भी टाइम 4 सेकंड होगा। अगर जाने का टाइम 4 है तो यहां उस लेवल से वहां तक वापस आने में भी 4 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो हमारा 4 के बराबर होगा। तो अगर मैं बात करूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो यहां से यहां तक जाने में 8 सेकंड और यहां तक जाने में 4 सेकंड, तो हमारा आंसर आएगा मिला करके 12 सेकंड। से ही हमारा आंसर। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इनिशियल स्पीड बताओ। तो इनिशियल स्पीड अगर मैं मान लो u है, तो आप रिलेशन जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और इनिशियल रफ्तार का, t = 2u/g। तो टाइम पीरियड हमारे पास 12 है, u की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ से g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो g की वैल्यू आप 10 ले लें। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो u की वैल्यू आ गई 6 × 10 मतलब 60 मीटर/सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल, इस सवाल के लैंग्वेज को पढ़ो। पार्टिकल थ्रोन अप वर्टिकली, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, उसको टाइम लगता है t1, रिटर्न करता है वापस ग्राउंड तक आता है, टाइम लगता है t2। इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को मान रहे हैं। तो अगर एयर रेजिस्टेंस मानेंगे तो बोला जा रहा है पार्टिकल का जो मोशन, जो भी कहानी आपको दी गई, बोल रहा है कि इसमें टाइम जाने का और आने का टाइम क्या होगा। तो ये बात आपको मैंने बताई थी कि जो जाने का टाइम होता है और आने का टाइम होता है वो सेम होता है अगर जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ना हो। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ मोशन द ग्रेविटी होगा, तो हम ये बात बोल सकते हैं जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है। तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस मान लेंगे तो पक्की बात है कि टाइम दोनों बराबर तो नहीं होंगे। तो टाइम अगर बराबर नहीं होंगे तो हम कैलकुलेशन करके कैसे बताएं कि कहाँ क्या हमारा आंसर आने वाला है। देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की, ये वाली बॉडी ऊपर जाती है और वापस आकर के बॉडी नीचे आकर के गिरती है। तो एक मोशन हमारा हो गया ए से बी और एक मोशन हो गया हमारा बी से सी। यहाँ जाने का टाइम है t1 और वापस आने का जो टाइम है वो हमारा t2 है। पता लगाना है कौन सा टाइम ज्यादा है। मैं अगर टाइम का रिलेशन लगाऊं तो अगर मैं देखूं तो दोनों केस में खास बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में हमारा h होगा। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों केस में हमारा h होने वाला है। ऐसा करो, मैं ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लिख लेता हूं, नीचे की डायरेक्शन को मैं माइनस लिख लेता हूं। तो अगर मैं a to b बात करूं, a to b में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लेकर मैं रिलेशन लगाने की कोशिश करूं तो a to b में क्या रिलेशन लगेगा, a to b। तो a to b में अगर मैं h देखूं, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है s की वैल्यू हो गई h, u आपको पता ही नहीं है, आपको v पता है, तो v की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि अगर मैं a से b जाऊं तो जो b है हमारा वो फाइनल पॉइंट माना जाएगा और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी हमारी 0। और क्या पता है, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इस रीजन में एक्सेलरेशन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन कितना माना जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस की खास बात क्या है, एयर रेजिस्टेंस जो एक्ट करता है वो वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है। अगर आप इधर भागने की कोशिश करोगे तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगेगा, अगर आप इधर भागने की कोशिश करोगे तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगेगा। ये इसकी खास बात होती है। तो इसका मतलब है कि अगर यहां से बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी तो नीचे लगनी है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ होगा। मतलब एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर लिखूं, मैंने इसको ए मान लिया, ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, मैंने इसको नीचे मान लिया। तो ये हो गया हमारे पास g और a दोनों नीचे, इसका मैंने g प्लस a बोल दिया एक्सेलरेशन के नाम पे। तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन हमारे पास है, वो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो g प्लस a है। नीचे की तरफ है, नीचे को मैं माइनस लिख देता हूं, सही है। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम की वैल्यू मैं जाने के लिए टाइम मैंने t1 मान लिया, ये हमारे पास रिलेशन हो गया।
अच्छा, इसमें मैं रिलेशन यूज कर रहा हूं S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ऐसा कहीं फॉर्मूला आपने देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा है। आप UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जानते हैं, इसका एक और वर्जन होता है जो V के टर्म्स में लिखा जाता है, तो रिलेशन हमारे पास होता है S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद कर ले, बड़ा काम का है, क्योंकि हमें यहाँ U नहीं पता था, आपको V पता है, तो आप V के टर्म्स में भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। कहां से आया इसका प्रूफ मैं फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूं, फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसका आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। बड़ा प्रूफ नहीं है, आपके पास रिलेशन होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप U की वैल्यू पुट कर देना उस रिलेशन से, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो वहां से अगर आप U की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको यही मिल जाता है। करना, एक बार ट्राई करना आप, फिलहाल आप इसको याद रख लेना। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है h, आपने इसको h लिखा, ये हमारा 0 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये हो गया माइनस टाइम्स g प्लस a, और यहां पर मैंने लिखा t1 का स्क्वायर, तो हमारे पास रिलेशन मिल गया h इज इक्वल टू हाफ g प्लस a टाइम्स t1 का स्क्वायर। सिमिलरली अब मैं रिलेशन लिखूंगा b से लेकर के c तक, तो B से C में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है माइनस, अगर बॉडी यहां से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी जो लगेगी वो तो नीचे की तरफ होगी, लेकिन अगर बॉडी नीचे जा रही है तो उसका अपोज करने के लिए एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा A। तो अगर मैं बोलूं कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बनेगा G माइनस A, तो एक्सेलरेशन होगा G माइनस A, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा G माइनस A, और ये वाली जो वैल्यू G माइनस A बनेगी नीचे की तरफ, उसको मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा, क्योंकि बॉडी में हमने नीचे की डायरेक्शन को मैंने माइनस कंसीडर किया हुआ है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कितना है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे की तरफ है, मैंने इसको लिख दिया h, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है इसलिए मैंने माइनस h लिख दिया। और आपको क्या पता है टाइम, तो टाइम की वैल्यू आप बोलेंगे टाइम है t2, तो यहाँ पर रिलेशन में क्या लगा दूं, s इज इक्वल टू s, ध्यान से सुने, s इज इक्वल टू UT तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू रख दें, इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास रिलेशन बन के आया, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू हाफ टाइम्स g माइनस a टाइम्स t2 स्क्वायर, ये कुछ ऐसा रिलेशन बन के आ रहा है, h इज इक्वल टू हाफ g माइनस a t स्क्वायर। यहां तक सही चल रहा है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो h है ये वाला h है, इनको मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो क्या रिलेशन बनेगा देखो। तो पहले वाले में जो h लिखा था वो लिखा था हमारे पास हाफ g प्लस a t1 स्क्वायर, और बाद वाले में जो h लिखा था वो लिखा था मैंने हाफ g माइनस a t2 का स्क्वायर। सही है, तो इसको आप यहां भेज दो, तो आएगा t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ से हाफ हटा दो, तो यहां से वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेज दो, तो आएगा g माइनस a अपॉन g प्लस a। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर की वैल्यू इस तरह की आ रही है। अब ये बताएं, g में से कुछ कम कर दिया और यहां पर जी आपने आप कुछ बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू हमारी कम हो गई। एग्जांपल समझे, मान लो 10 है, ये वाली वैल्यू मान लो 2 है, तो ये कर दिया आपने 10 माइनस 2 मतलब 8, और ये हो गया 10 प्लस 2 मतलब 12, तो ये मतलब ये वाली चीज हमारी कम है, ये वाली चीज ज्यादा है। तो अगर ये वाली चीज कम है, ये वाली चीज ज्यादा है, तो हम ऐसा यहां भी बोल सकते हैं कि अगर ये वाली चीज कम है, ये वाली चीज ज्यादा है, इट मींस ये वाली चीज कम है, ये वाली चीज ज्यादा है, तो ये वाली चीज कम है, टी स्क्वायर कम है टी2 स्क्वायर से, तो मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो टी है वो कम है, या ऐसा लिख लो आप, t1 बाई t2 की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर g माइनस a अपॉन g प्लस a। तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये अगर कम है तो ये भी कम होगा, ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब t1 की वैल्यू कम है t2 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे।